और अब खबर विस्तार से। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 करोड़ रुपए के कोविड केयर में दान किए हैं। ये सीएम ने अपने विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए की राशि दान की है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सीएम योगी लगातार एक्शन मोड पर हैं। सीएम ने महामारी से निपटने के लिए प्रदेश में करीब 33,000 बेड तत्काल बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिनमें से स्वास्थ्य विभाग को 15,000 बेड और चिकित्सा शिक्षा विभाग को 18,000 बेड तत्काल बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो विधियां हैं वहां पर जिनका भी पालन किया जाना है उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने टीम 11 के साथ मीटिंग की और कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश का जायजा भी लिया है और बड़ी राशि भी दान में दी है अपने विधायक निधि से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार शाम करीब 50,000 आयुष और होम्योपैथिक, यूनानी और मनोचिकित्सकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और होम आइसोलेशन में रह रहे तमाम कोविड मरीजों का इलाज कैसे संभव हो, इस पर विस्तार से चर्चा करते नजर आए। पहली लहर आई थी तो उस दौरान हम लोगों ने जब आयुष विभाग से इस बारे में कहा था कि जनता के बीच में व्यापक जागरूकता और हमारी परंपरागत जो पैथी है उस पैथी को आगे बढ़ाते हुए हम जनता में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, इसमें हमारे प्रदेश के आयुष चिकित्सकों ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। चाहे वह आयुष कवच ऐप के माध्यम से पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करने का रहा हो या फिर आयुष काढ़ा को घर घर तक वितरण करने का कार्यक्रम रहा हो, ये बहुत अभिनंदनीय कार्य रहा। इसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई और सभी लोगों ने इसको बहुत अच्छे ढंग से लिया भी। देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी स्ट्रेन ने कहर बरपा रखा है। कोरोना के चलते लगातार हो रही मौतों पर बड़ी परेशानी का सबब भी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण बीते 24 घंटे में 298 लोगों ने दम तोड़ा है। प्रदेश में एक दिन में मौत के आंकड़ों का भी रिकॉर्ड बनता जा रहा है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बाद भी उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 35,156 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं इन्हीं 24 घंटे में 25,613 रोगियों ने कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली है और वो स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत भयावह है। ऑक्सीजन, बेड, दवाओं का अभाव है, लोग डरे हुए हैं और सीएम बड़बोलेपन के शिकार हो गए हैं। इस दौरान अजय कुमार लल्लू ने कहा कि सीएम उन अधिकारियों का नंबर जारी करें जो अधिकारी कह रहे हैं कि यूपी में सब कुछ ठीक है। अभी सरकार को फटकार लगाई, मेरा कायदा वरना कोई कायदा नहीं। इस तरह के घमंड की बात, इस तरह के बड़पोलेपन की बात, सरकार सब कुछ नहीं हो सकती। सरकार को विपक्ष के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट की बात को सुननी होगी, जनता की भावनाओं की बात को सुननी होगी। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब इन्हें सलाह दिया था उस समय इस सरकार ने उस पर कोई बात नहीं सुनी और आज जिसका नतीजा है कि पूरा देश, उत्तर प्रदेश आज इतनी बड़ी त्रासदी झेल रहा है और सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री मौन बने हुए हैं। बड़बोलेपन में, घमंड में, सत्ता के नशे में इस तरह मजबूर हैं कि लोगों के जान जीवन से इस सरकार का कोई लेना देना नहीं। कोरोना काल में सूबे के अलग अलग हिस्सों से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिन्हें देखकर आप सिर्फ एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कोरोना के इस तांडव से प्रदेश कराह रहा है। जौनपुर, बदायूं, बरेली और मेरठ से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। कहीं पर बेड की कमी है तो कहीं पर लोग सिलेंडर ले जाते हुए नजर आए, कहीं जमीन पर ही मरीज लेटे हैं क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कोरोना से पूरा प्रदेश कराहता जा रहा है और इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्थितियां और भी बदतर हो सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में कुछ गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि लगातार बढ़ती मृत्यु दर बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसी के मद्देनजर सूबे में साप्ताहिक कर्फ्यू का विस्तार किया गया है। इस विस्तार के बाद अब प्रदेश के सभी जिलों में शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, तो वहीं इसके पहले वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सोमवार सुबह तक ही कर्फ्यू रहता था।
गाजियाबाद में कोविड-19 संक्रमण से मौतों की संख्या भी अब बढ़ती जा रही है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो इसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में महज 12 लोगों की मौत बताई गई है, लेकिन शमशान घाट पर लंबी कतार का कुछ और ही कहानी बयां करती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, सदी का इससे दुखद नजारा और कोई नहीं हो सकता कि शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कराने वाले आचार्य मनीष पंडित ने तो अब घाट पर एक बड़ा बोर्ड भी लगा दिया है, जिस पर लिखा है कि यहां अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं बची है, इसलिए अन्य जगहों पर बने शमशान घाट पर विकल्प के रूप में अंतिम संस्कार किया जाए। एक आदेश जारी करते हुए यहाँ पर कोविड नॉन कोविड वाला एक सिस्टम बना दिया गया है, जिसमें नॉन कोविड के लिए 50 लोगों की एक साथ अंतिम संस्कार करने की यहाँ पर सुविधा मुहैया कराई जा रही है, और नॉन कोविड के लिए यहाँ पर विद्युत शवदाह भी है, और इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे इंतजाम आगे तक किए गए हैं ताकि यहाँ पर एक साथ जो कोविड के मरीज यहाँ आते हैं, डेड बॉडी आती है, उनको अंतिम संस्कार करने के लिए कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। ताज नगरी आगरा में ऑक्सीजन की कमी से तमाम लोगों की हुई मौतों के बाद जागे प्रशासन ने वायुसेना और सेना की ईएमई कोर की मदद से थाना खंदौली क्षेत्र के जलेसर रोड स्थित अग्रवाल ऑक्सीजन का बड़ा प्लांट तैयार किया है। जलेसर रोड स्थित प्लांट में हवा से ऑक्सीजन तैयार की जाएगी। इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि इस प्लांट से कुछ हद तक प्राण वायु की किल्लत दूर होगी। सर फुल सपोर्ट कर रही है, एयरफोर्स का भी सपोर्ट है, आर्मी का भी सपोर्ट कर रहे हैं, डीएम सर पर्सनली खुद लगे हुए हैं। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ती है पूरी फुल सुविधा दी जा रही है। आपने कब स्टार्ट किया था इसको? लगभग 1.5 महीने पहले ये मैंने परचेज किया था मुंबई से। अच्छा, तो आपको लगता था कि इस दौर में भी इसकी काफ़ी आवश्यकता पड़ जाएगी? सर ऐसा तो कोई चांसेस नहीं था, मैंने तो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए लिया था। अच्छा, लेकिन ये और भी बेटर है, मेडिकल में यूज़ होगा, ये लोगों की जान बचाएगा, इससे बढ़िया क्या बात है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच चलने वाली बसों पर रोक लगा दी है। ये रोक 7 मई तक के लिए जारी रहेगी। परिवहन आयुक्त कार्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आने और जाने वाली बसों पर इस दौरान रोक रहेगी। देश इस समय ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है। रोजाना ऑक्सीजन ना मिलने पर न जाने कितने लोगों की जान जा रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी कई मरीज ऑक्सीजन लेवल कम होने पर अमर शहीद उमानाथ सिंह जिला अस्पताल का रुख कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि बेड खाली नहीं है। ऐसे में जिंदगी और मौत की जंग से लड़ते ये मरीज कहां जाते, तो अस्पताल के बरामदे में ही लेट गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी से आत्महत्या का मामला सामने आया है। कोरोना संक्रमित युवक ने लखनऊ पीजीआई की 4थी मंजिल से कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि युवक का पहले से ही पीजीआई में डायलिसिस का इलाज चल रहा था। तो काफी हृदय विदारक घटना यह है। पीजीआई में युवक का पहले से ही इलाज जारी था और इसने अस्पताल की 4थी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। युवक कोरोना संक्रमित बताया जा रहा है। कोरोना संक्रमित था युवक, जिसे उपचार के लिए यहां भर्ती किया गया था। तो अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि मानसिक अवसाद से भी कुछ लोग इस दौरान जूझ रहे हैं, क्योंकि अकेलापन भी इन्हें घेर लेता है, किसी से मिलने जुलने पर भी पूरी तरह से रोक रहती है। ऐसे में जो आपका मस्तिष्क है वही आपका सबसे बड़ा साथी भी होता है। अगर सकारात्मक विचार आपके मन में रहेंगे तो इस तरह की घटनाएं कभी नहीं होंगी। विपक्ष के आक्रामक तेवर तो आपने देखे होंगे, लेकिन मुश्किल के इस दौर में कांग्रेस ग्राउंड पर कोरोना महामारी से अपनों के लिए कैसे दो हाथ कर रही है, कांग्रेस प्रवक्ता से सुनिए। प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस में एक हेल्प डेस्क सेंटर स्थापित कराया है, जिसके माध्यम से जो भी कोरोना पीड़ित मरीज हैं उनको चिकित्सीय परामर्श, उसके साथ साथ जो जरूरी आवश्यक वस्तुएं हैं, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, अन्य जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। श्री अजय कुमार लल्लू जी लगातार इस हेल्प डेस्क की निगरानी कर रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सहायता पहुंचाई जाए इस पर काम कर रहे हैं। तो महामारी के दौर में प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस एक्टिव है, और जिस तरह से बीते दिनों राहुल गांधी ने भी निर्देशित किया था कि आप राजनीति छोड़कर फिलहाल जनसेवा में लगिए, इसी का अब मंजर यहां पर दिखने भी लगा है। सूबे में पंचायत चुनाव में कर्मचारियों की मौत के मामले में सरकार लगातार गिरती चली जा रही है। इसे लेकर विपक्षी खेमे में एक और नाम जुड़ गया है। अब प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभालते हुए ट्वीट किया है।
प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभालते हुए ट्वीट किया है और आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरह से कांग्रेस की महासचिव भी हैं और लगातार सरकार को घेरती भी है। उन्होंने कहा है कि यूपी पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगे लगभग 500 शिक्षकों की मौत की खबर काफी दुखद है। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव ड्यूटी करने वालों की सुरक्षा का जो प्रबंध था वो लचर था, तो उन्हें क्यों यहां पर भेजा गया है। प्रियंका गांधी ने सभी शिक्षकों के परिवारों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और आश्रितों को नौकरी की मांग की है सरकार से। तो कहीं ना कहीं इस घटना पर सरकार को घेरा भी है, वहीं एक बड़ी मांग भी सरकार के सामने रखी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के भीषण रूप धारण करने के बाद भी गांव की सरकार को चुनने के लिए मतदान का दौर देखने को मिला। तीसरे चरण में 26 अप्रैल को करीब 73% मतदान होने के बाद आज चौथे चरण के लिए मतदान हुआ। चौथे चरण के मतदान में 17 जिलों के करीब 2,98,21,443 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया था, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहा। 29 अप्रैल में चौथे चरण में इन जिलों में मतदान हुआ। बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, कुशीनगर, बुलंदशहर, हापुड़ और कौशाम्बी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती कुल 48,460 पोलिंग बूथ इसके लिए बनाए गए थे जहां पर मतदान होना था। और आपको बता दें 29,82,183 मतदाता इसमें शामिल हुए। कुल 2,43,708 अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात थे। 395 जोनल मजिस्ट्रेट, 2,665 सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी थी। 16 निर्वाचन अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए ये मतदान यहां पर हुआ है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं शाहजहांपुर, मथुरा और बहराइच सहित अन्य जगहों की, जहां पर आज चौथे चरण का मतदान हुआ। त्रिस्तरीय चुनाव के दौरान आज मथुरा में वोटिंग की जा रही है। उसके लिए मैं आपको दिखा दूं, माठ के इस वोटिंग स्थल पर जो है यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही वोट करने आए हुए हैं और वोटिंग को लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरह से प्रशासन और सरकार का जो दावा था कि यह सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वोटिंग कराई जाएगी, उस तरह का तो साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन सब लोगों के चेहरे पर मास्क जरूर है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं, क्या समस्या है? हमारे यहाँ जो भी समस्या है उसका समाधान जो प्रत्याशी करेगा उसके लिए मतदान हमारा होगा। ये एक हमारे साथ अंकल हैं, ये देखिए आप मैं दिखा दूं, ये दिव्यांग है और दिव्यांग होने के बावजूद भी यहाँ वोट करने आए। इनसे हम बात करते हैं कि कितना उत्साह है और किस तरह के प्रत्याशी को लेकर के यह चुनना। क्या कहेंगे आप जो वोट करने आए? हाँ, ये लोकतंत्र का पर्व है और सब लोगों की सहभागिता है और जो अच्छा काम करेगा, गांव का विकास करेगा, सबका ध्यान रखेगा, उसी के लिए वोट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लोग सभी ऐसे ही लोगों को वोट करने आए जो इनके क्षेत्र का विकास कर सके। इनका एक ही मुद्दा है, सिर्फ विकास। विकास के साथ जो छलावा करेगा उसको ये वोट नहीं देना चाहते हैं। सुरेश सैनी, जनता टीवी, मथुरा। पंचायत चुनावों का चौथा चरण है और कई जगहों से ऐसी बवालिया तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको हालात और साख के बीच का अंतर बताएंगी कि कैसे जान से ज्यादा जरूरी साख हो जाती है। वो लोग भूल जाते हैं कि यह महामारी का दौर है। पंचायत चुनाव के चौथे चरण में बवाल हुआ है और 3 तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि किस तरह से यहां पर बवाल हुआ। काफी गहमा गहमी की स्थिति रही। बहराइच, देवरिया और सीतापुर से तस्वीरें सामने आई हैं जहां मतदान के दौरान कहीं जमकर लाठियां चली तो कहीं पर पुलिस बल को मोर्चा संभालना पड़ा। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। बहराइच में जिस तरह से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, चोट भी लोगों को आई है। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी किया गया है। देवरिया में भी लाठी डंडों से जो दो पक्ष थे वो आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई। सीतापुर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई है जहां पर वोटिंग के दौरान काफी हंगामा हुआ। मौके पर जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्हें पहुंचना पड़ा मोर्चा संभालने के लिए और किसी तरह से इस हंगामे को शांत कराया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।